नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमान सरकार। आज हम बात करेंगे दोबारा से बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि ना बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ अभी हो रही हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बनाना रिपब्लिक के बारे में तो सुना होगा। अभी बांग्लादेश जो है, मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ आपको? क्योंकि ना बांग्लादेश में अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वहाँ के जो सरकार है, जो इंटरिम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरिम गवर्नमेंट है, वो अभी कोशिश कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ना आज जो है बांग्लादेश के बारे में बहुत अलग सी बातें मैं करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में अभी जो इंटरिम सरकार है, जैसे कि मैंने पहले अभी शुरू में ही कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अभी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो कि बनी है, कैसे बनी है? क्योंकि ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न ही नहीं है एक अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। अब इन्होंने ज़बरदस्ती एक गवर्नमेंट बनाया है। गवर्नमेंट बनाने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे के वो अभी लड़ रहे हैं ना केस। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि 90 दिन के भीतर इलेक्शन करवानी चाहिए। अगर जो सरकार, पुरानी सरकार अगर हट गई है तो नए सरकार की चुनाव 90 दिन के भीतर होनी चाहिए। वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये अंतरिम सरकार ने एक अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करा हुआ है, जो कि सरकार के पक्ष में कोर्ट में लड़ रहा है। और उनके अटॉर्नी जनरल का नाम है मोहम्मद असदुज़्ज़मा। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि देखिए, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 15वां अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट को आप खारिज कीजिए। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं जहाँ पे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई उल्लेख भी नहीं है। छोड़िए, वो बात हम नहीं करते हैं। हम अभी देखते हैं कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेश के भीतर 90% लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर का शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसको हटा दिया जाए। और इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो 4 शब्द हैं जो कि वो हटवाना चाहते हैं। एक है सोशलिज्म, एक है सेकुलरिज्म, एक है बंगाली नेशनलिज्म, और जो चौथा है उनके यहाँ वो उल्लेख किया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन घोषित किया गया है। तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। देखिए, सोशलिज्म, समाजवाद पसंद नहीं है शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। सेकुलरिज्म मतलब धर्म निरपेक्षता, वो भी पसंद नहीं है। बंगाली राष्ट्रवाद, वो पसंद नहीं है। और जो शेख मुजीबुर रहमान जो राष्ट्रपिता है उनके, वो शब्द भी उनको अपने जो संविधान में वो नहीं चाहिए उनको। अब देखिए, बंगाली राष्ट्रवाद वो हटाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना है। तो पाकिस्तान एक उर्दू भाषी देश था, तो उर्दू लैंग्वेज वो इम्पोज करना चाहते थे बांग्लादेश के ऊपर, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये तब क्या हुआ था? तब बंगाली राष्ट्रवाद जो है उसने स्वर उजागर किया था। और उससे क्या हुआ था? उन्होंने अपने जो लैंग्वेज के लेके, भाषा को लेके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंस हासिल की थी, स्वतंत्रता हासिल की थी। अब ये जो महाशय है वो चाहते हैं कि बंगाली जो राष्ट्रवाद है उसको भी ख़त्म किया जाए। इसका मतलब वो चाहते हैं कि उर्दू भी उनके यहाँ शामिल की जाए। तो देखिए, इस्लामिक स्टेट घोषित करना, सेकुलरिज्म को हटा देना, बंगाली राष्ट्रवाद को ख़त्म कर देना, सोशलिज्म को ख़त्म कर देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शारिया लॉ वो लागू करना चाहते हैं बांग्लादेश के भीतर। अगर इस्लामिक स्टेट वो घोषित हो जाता है और शारिया लॉ लागू करते हैं, 10% जो लोग हैं माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश के भीतर रहते हैं, उनका जीना दुश्वार कर देंगे ये जो 90% जो
इस्लाम के मुस्लिम जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश के भीतर। तो यहाँ अब नौबत यहाँ तक आके पहुँची है जब इनको कोई रास्ता नहीं मिला है, लोग जब अभी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन की जाए, जल्द से जल्द रिफॉर्म्स लाई जाए, तो अब यूनिस सरकार जो है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूनिस सरकार, ये अब क्या कर रहे हैं, लोगों के जो ध्यान भटका के अभी इस ओर लाना चाहते हैं कि देखिए हम 90% मुस्लिम लोग हैं, तो हम इस्लामिक एक स्टेट अपने आप को घोषित करेंगे। तो ये उनका अभी जो है एजेंडा है। तो मोहम्मद यूनिस साहब जो है, उनका पहले से ही, शुरू से ही हमें पता था कि वो अमेरिका के साथ साथ वो रेडिकल एलिमेंट्स के साथ उनका बहुत अच्छा जो है उनका जो रिलेशनशिप है, ये हुआ। मैंने बताया भी था पिछले सारे वीडियोस में, मैंने जो बांग्लादेश के ऊपर बनाए हैं। और अब क्या है, अब ये खुले में आ गया है। नाउ इट्स इन द ओपन कि बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट बनना चाहते हैं। मैंने अभी जिक्र किया है कि बांग्लादेश एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। क्यों मैंने ये चीज़ बोली आपको? क्यों ना, बनाना रिपब्लिक का मतलब ये है कि एक राष्ट्र जो कि राजनीतिक और इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिकली जब अनस्टेबल हो जाता है, और वो देश ज़्यादातर वो देश एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश जो है वो क्या एक्सपोर्ट करता है? वो एक्सपोर्ट करता है गारमेंट्स। गारमेंट्स से ही उसकी कमाई होती है, डॉलर्स की कमाई होती है। उसके अलावा तो वो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाता। वो क्या पैदा करता है जो एक्सपोर्ट करेगा? तो बनाना रिपब्लिक जो है बेसिकली ये अमेरिका ने इस शब्द को कॉइन किया था। अमेरिका, लैटिन अमेरिकन जितने देश थे ना उस वक्त, वो वैसे ही पॉलिटिकली अनस्टेबल थे, इकोनॉमिकली अनस्टेबल थे, और वो ज़्यादातर बनाना प्रोड्यूस करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, इसीलिए उनको बनाना रिपब्लिक बोला जाता था। तो उसी तरह से देखिए, ये बांग्लादेश की स्थिति आज नौबत यहाँ आके पहुँची है क्योंकि ये अमेरिका का देन है। अमेरिका ने ही तख्ता पलट करवाया और अभी बांग्लादेश का हालत ये है। तो इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी गतिविधियाँ और हुई है बांग्लादेश के भीतर। हुआ क्या, अभी क्या हुआ, यूनिस साहब गए उस COP29 अटेंड करने, जो क्लाइमेट समिट था, उसको अटेंड करने गए थे। उससे पहले आनन फानन में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए, मतलब वो इलेक्शन जीत के आ गए, आनन फानन में फटाफट क्या कर दिया यूनिस साहब ने, उन्होंने क्या किया, उनको जाना था क्लाइमेट समिट अटेंड करने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 एडवाइज़र अपॉइंट किया। तो उनके स्वेरिंग इन उन्होंने करवाया फटाफट से। तो उसमें से क्या है, उनका जो एक असिस्टेंट, जो स्पेशल असिस्टेंट था महफूज आलम, उसको भी उन्होंने एडवाइज़र बना दिया। अभी एडवाइज़र बनाया है लेकिन उसको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया है ना। देखिए, मद्रासा छाप एक बंदा है, वो कुछ आता वाता होगा नहीं, सिर्फ गुंडागिरी करता है। और इस्लामिक जो रेडिकल इस्लाम का एक ग्रुप हिज़्ब तहरीर का मेंबर है, और जो स्लीपर सेल्स के साथ उसकी बहुत अच्छी वो है। शायद वो स्लीपर सेल्स भी मेंटेन करता होगा, हमें पता नहीं है, वो इंटेलिजेंस लोग बताएंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, उनको पता होगा। तो ये इस बंदे ने क्या किया, स्वेरिंग इन उसका हो गया, तुरंत उसने क्या कर दिया पता है आपको? वहाँ पीछे लटक रहा था शेख मुजीबुर रहमान, जो उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट बांग्लादेश का, उनकी पोर्ट्रेट वो लटक रहा था उसी दरबार हॉल में जहाँ पे स्वेरिंग इन हुआ। तो उसने क्या किया, फटाफट से क्या किया, उसने वो पोर्ट्रेट को हटवा दिया। अब देखिए, ये बचकानी हरकतें हैं ना। वो जब तक स्पेशल असिस्टेंट था, एक्चुअली क्या है, मोहम्मद यूनिस साहब को पता चल गया है कि ये जो बंदा है ये हर चीज़ में टांग अड़ाएगा उनके ऑफिस में। तो उसको अपने से दूर करने के लिए उन्होंने उसको एडवाइज़र बना दिया। पोर्टफोलियो कुछ नहीं दिया है। पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया है? ये भी चालाक बंदा है, मैं आपको बताऊंगा। इसके लिंक्स तो मैंने बताया है कि रेडिकल इस्लाम ग्रुप, सारे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप जो है बांग्लादेश के भीतर, सबके साथ इसकी अच्छी दोस्ती है। क्यों ना, वो खुद ही बिलोंग करता है हिज़्ब तहरीर जो संस्था है उसको बिलोंग करता है। अब हुआ क्या है, इसने हटा दिया है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेट है कि देखिए, जो पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस, कई लोगों का जो है तस्वीरें लगानी अनिवार्य है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है।
लेकिन इस बंदे, देखिए अनपढ़ मदरसा छाप होने से यही होता है, पढ़ा लिखा होगा तो शालीनता होती है, इन लोगों में शालीनता भी नहीं है ना। ये सिर्फ देखिए थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, इनको जो है मोहम्मद यूनुस भगवान दिख रहा है मतलब, और उनके यहाँ क्या है, वो उसने क्या कहा कि इनका किसी के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, अपने बुजुर्ग के लिए भी रेस्पेक्ट नहीं है, ये अगर बस चले इनका तो ये 2 मिनट में मोहम्मद यूनुस साहब को लात मार के हटा के खुद गद्दे पे बैठ सकते हैं। हमने इतिहास में देखा है ना, आप औरंगज़ेब की बात ले लीजिए, शाहजहाँ का क्या हशर किया था उसने, तो ये वो पढ़ के आए हैं अपने इतिहास में, ये लिख के आए हैं कि अपने पिता को का कत्ल करके राजा बनते थे मुगलों के टाइम में। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सब करते हैं, तो उनके ये है उसमें डीएनए में, तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया, तो क्या हुआ ना, ये बन गया आपका एडवाइज़र। एडवाइज़र के साथ साथ उसके साथ 2 और एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं, और वो 2 एडवाइज़र जो है, एक है एक बिजनेसमैन शेख बशीरुद्दीन और एक है फिल्म मेकर, उसका नाम है मुस्तफ़ा सरवार फ़ारूकी। इन दोनों को लेकिन पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, इनको पोर्टफोलियोज दिए गए, वो बगैर पोर्टफोलियो का अभी एडवाइज़र बना बैठा हुआ है। अब ये वो कर क्या रहा है, अभी मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ, बहुत मज़ेदार किस्सा है। हुआ क्या है, जैसे कि ये स्वेरिंग इन हो गया इनका, तो उसके बाद ही देखिए वहाँ पे क्या है, उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो अपराइजिंग हुई थी, उसमें जो घायल हुए थे उनका जो चिकित्सा का जो खर्चा है वो सारे सरकार वहन करेगी, वो उन्होंने कहा था। तो वो हॉस्पिटल का नाम है नीतोर। नीतोर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोमेटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन। प्रोटेस्टर क्यों पहुँचे अस्पताल में, अस्पताल में इसलिए पहुँचे उस नीतोर अस्पताल में, क्योंकि ना देखिए जो खर्चे जो करने वाली थी जो सरकार, एक वो एनजीओ के थ्रू, जुलाई स्मृति फाउंडेशन, उसके थ्रू खर्चे करने वाली थी, लेकिन खर्चे कर नहीं रही है सरकार। देखिए अब यहाँ पे जो है, जो ट्रीटमेंट जो होगा हॉस्पिटल में, अब क्या होगा पता है आपको, प्रोटेस्टर के नाम पे अभी जो कोई आएगा वो आके अभी अपना जो है ट्रीटमेंट करा कर चला जाएगा, और पैसे भरेगी फाउंडेशन। तो सरकार भी तो सोचेगी ना कि इस तरह से पिलफरेज ना हो जाए, पैसे जो कि प्रोटेस्टर नहीं भी था उसके पीछे अभी खर्चे करने पड़ेंगे। तो कोई लिस्ट तो है नहीं जो ऐसे इंजर्ड हुए थे कि कुछ भी नहीं है। एक तो गवर्नमेंट था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। अब उसके ऊपर प्रोटेस्टर्स के डिमांड थे कि हेल्थ एडवाइज़र क्यों नहीं आ रहे हैं निरीक्षण करने और देखने कि अस्पताल में सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस माहौल में तो क्या हुआ, उनके यहाँ जो हेल्थ एडवाइज़र हैं, हेल्थ एडवाइज़र का नाम है नूरजहाँ बेगम। मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में कि नूरजहाँ बेगम जो कि यूनुस साहब के खास ग्रामीण बैंक के एमडी वो हुआ करती थी। तो ग्रामीण बैंक के जो एम्प्लॉयज़ को ना भर भर के अभी इंटरिम गवर्नमेंट में रखा हुआ है यूनुस साहब, अपने चट्टे बट्टे सारे रखे हुए हैं, क्योंकि ना पता चलेगा ना कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसीलिए ना अपने बंदों को रखा है। तो ये जो है बंदी, मतलब ये महिला जो है नूरजहाँ बेगम, ये गई अस्पताल। वो किसको साथ लेके गई, ब्रिटिश हाई कमिश्नर सारा कुक, उनको भी साथ लेके गई। प्रोटेस्टर्स तो शालीनता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो ऐसे अभद्र ही हैं। और प्रोटेस्ट कैसे हुआ था आपको पता भी है। तो उन्होंने क्या किया प्रोटेस्टर्स, ये जो गई नूरजहाँ बेगम, उनके गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाचना शुरू कर दिया और गाड़ी के सामने लेट गए। तो उनका जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था वो निकल के गया बाहर, और किसी पेशेंट पता नहीं पेशेंट है क्या प्रोटेस्टर है, किसी को धक्का मार दिया। तो वो क्राउड जो है, जो स्टूडेंट जो थे वहाँ पे उग्र हो गए। तो वो नूरजहाँ बेगम डर के मारे किसी तरह से किसी और गाड़ी में बैठ के भाग गई, और ये बेचारी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर वो भी भाग गई। तो ये माहौल है अभी यहाँ पे बांग्लादेश के भीतर। ये एक छोटा सा किस्सा मैं सुना रहा हूँ आपको। ऐसे हर रोज़ ढेरों किस्से हो रहे हैं, दर्जनों किस्से हो रहे हैं। तो जब ये प्रोटेस्ट और भी बढ़ गए तब क्या हुआ, रात के 2 बजे पहुंच गए 4 एडवाइज़र। और अब इस बार
वो गया आसिफ नजरुल, वो जो लॉ का एडवाइज़र, वो भी पहुंच गया। उसको पता है आपको, स्विट्ज़रलैंड गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक अटेंड करने, सेमिनार वगैरह कुछ अटेंड करने। वहाँ पे भी लोगों ने उसको नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी उसको हैकल किया है एयरपोर्ट के बाहर। तो ये इनका यही हश्र होने वाला है। इसके बाद वो कहीं पे भी जाएंगे ना, विदेश कहीं पे यात्रा करेंगे, उनको लोग मारेंगे, खींच खींच के मारेंगे। ये हालत हो जाएगा उनका, ये जो कर रहे हैं बांग्लादेश के भीतर। तो ये आसिफ नजरुल, फिर वो दूसरा एक है आसिफ महमूद करके, वो जो लड़का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, वो गया था। और दो कोई और गए थे, फिशरीज़ का कोई एक वो था, ऐसे कोई चार लोग गए थे। लेकिन इन लोगों में वो जो नाहिद इस्लाम है, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट का जो है आपका एडवाइज़र, वो गया नहीं था। क्यों नहीं गया था मैं बताऊंगा आपको। तो ये अभी हालत है। तो जब ये देखिए, सुबह स्वेरिंग इन हो गया, शाम को ये महफूज आलम भी था वहाँ पे उस एडवाइज़र ग्रुप में था। उसका तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कहीं पे भी कुछ होगा वो भागेगा वहाँ पे, बगैर पोर्टफोलियो का वो एडवाइज़र। तो जैसे कि हेडलेस चिकन। तो अब क्या हुआ है ना, ये जब स्वेरिंग इन जब हो गया, अब स्वेरिंग इन के खिलाफ भी अभी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। प्रोटेस्ट देखिए, बांग्ला में कहावत है, घुघू देखे छो फांद देखो नहीं। उसका मतलब ये है, हिंदी में अगर मतलब नियर अबाउट जो मीनिंग ये होता है, तुमने कबूतर को देखा है परंतु जाल नहीं देखा, ये है। तो ये क्या कर रहे हैं पता है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये जो लड़कों को बहला फुसला के ये क्या कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि भाई हम देश का काया पलट कर देंगे, तुम्हारा भविष्य जो है हम उज्जवल कर देंगे, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। बांग्लादेश में अभी दूध की नदियाँ बहेंगी, सोना उगेगा, ये सारे सपने ये दिखा रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट। हालांकि इनकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ में अभी शक होने लगा है। तो यह हालत हो गई है। तो हुआ क्या, जब स्वेरिंग इन हो गया तो वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोंगपुर ढाका का जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया। यही एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट्स के कुछ छात्र लोग, उन्होंने क्यों बंद किया, क्योंकि उनका डिमांड है कि देखिए रोंगपुर और राजशाही जो डिवीज़न है बांग्लादेश का, उसके अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, और उन डिविजन्स में से कोई एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस इंटरिम गवर्नमेंट के भीतर। इसका मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो बांग्लादेश है वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। क्यों है नहीं पता है आपको? क्योंकि ना जितने भी लोग आए हैं, ज़्यादातर ये जो मोहम्मद यूनिस साहब है, उन्होंने सब अपने जो गांव चट्टोग्राम जो है, चट्टोगैया जितने लोग हैं, सबको लेके उस इंटरिम गवर्नमेंट में बिठाया है। तो ये अभी परिस्थिति है। और ऊपर से देखिए उनके यहाँ अभी जो ओथ टेकिंग हुआ है, स्वेरिंग इन हुआ है, उसके बाद उनके यहाँ एक जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक लीडर है, उसका नाम है सर्जिस आलम। उसने एक फेसबुक पोस्ट डाला था, उसने लिखा 13 एडवाइजर्स फ्रॉम जस्ट वन डिवीजन, येट देर इज़ नॉट अ सिंगल एडवाइजर फ्रॉम द 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रोंगपुर एंड राजशाही डिविजन्स इन नॉर्थ बंगाल। तो 13 एडवाइज़र जो है वो चट्टोग्राम इलाके से आता है, जो कि इनका गांव है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा रिफ्ट हो गया है। उसके ऊपर से अभी देखिए हर किसी का, अभी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्टर हैं, लीडर्स हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और ये सर्जिस आलम को इन लोगों ने एक साइड किक की तरफ बना के रख दिया है। मतलब उनको बोल रहे हैं कि जाओ प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट बंद करो, प्रोटेस्ट बंद करें, जाओ कोर्ट पे केस लगाओ, जाओ विड्रॉ करो। तो ये सब कर रहे हैं ये लोग। तो दीज पीपल हैव बिकम ए लाफिंग स्टॉक। ये अभी मतलब जो है हास्यास्पद स्थिति हो गई है, और ये दोनों को बलि का बकरा बना रहे हैं। मतलब इनका हालत जो है एक पियोन से भी बदतर कर दिया है इन लोगों ने। देखिए ये लोग जो है बिल्कुल अभी जो सारा भार ये संभाल रहे हैं, तो इनका भी अभी मंशा होगी ना कि हमें भी एडवाइज़र बनाया जाए। तो ये हसनत अब्दुल्ला और ये सर्जिस आलम, और इनको बनाना भी चाहिए, क्यों ना, ये बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं। लेकिन ये नाहिद इस्लाम और ये जो आसिफ महमूद जो बैठे हैं अभी, दे हैव डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि ना उनका लाइफ अभी सेट है। अगर कल को दोबारा से
तख्ता पलट हो जाता है तो ये आसिफ महमूद, ये नाहिद इस्लाम, ये महफूज आलम, ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। वो आसिफ नजरुल उनका प्रोफेसर वो भी भाग जाएगा, तो बचेंगे कौन? ये फंस जाएंगे बेचारे। ये होने वाला है, आगे यही होने वाला है। तो जब जैसे करनी वैसे भरनी, बनाना रिपब्लिक मतलब तख्ता पलट के बाद तख्ता पलट, तख्ता पलट के बाद तख्ता पलट, ये होता रहता है। तो ये परिस्थिति है अभी। अब और एक चीज़ उन्होंने करा हुआ है, क्या कर रहे हैं वो? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस फ्रीडम को कर्टल कर रहे हैं। कैसे? देखिए, यूनुस साहब बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। जब विदेश जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी ये क्लाइमेट समिट में भी जाके अजरबैजान में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं आगे चल के वो भी उसका भी जिक्र करूँगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, 10 तारीख को रविवार के दिन क्या था, अवामी लीग ने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट इसलिए करेंगे कि उन्हें आप लोगों ने उनका जो स्टूडेंट्स विंग है, छात्र लीग, उसको बैन कर दिया है बांग्लादेश के भीतर। तो उसके विरोध में प्रोटेस्ट करने वाले थे। तो यूनुस साहब ने कहा कि हम ये फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं पे भी जगह नहीं देंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो क्या हुआ, देखिए, उनको अपना जो ये एंटी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेस्टर्स भेज के उनको पिटवाया, मरवाया, लड़कियों के साथ भी बदसलूकी करवाई। ये इनकी औकात ही वैसी है ना। ये सिर्फ पावर में है लेकिन उनकी औकात है 2 पैसे की, वो औकात है। तो उन्होंने वो करवाया, तो पिटवाया, ये करा। फिर उसके बाद 167 जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन जो है उसको विड्रॉ कर लिया है। तो अभी प्रेस भी नाराज़ है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि ना ये जमात वालों को भेज के प्रेस के ऑफिस तोड़वाने की धमकी दे रहे हैं। तो गुंडाई तत्व जो है अभी बांग्लादेश में सरकार चला रही है और हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो इसके चलते अब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होने के बाद उन्होंने पहला काम किया हुआ है? उन्होंने पहला काम ये किया है कि उन्होंने तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अपॉइंट करने का तय किया हुआ है। और तुलसी गबार्ड वो है, 2021 में वो एक रेजोल्यूशन लेके आई थी यूएस कांग्रेस में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश आफ्टर रिपीटेड एट्रोसिटीज एंड अटैक्स, रिपीटेड एट्रोसिटीज। क्योंकि ना देखिए, पाकिस्तान जब पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तब क्या था, तब पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। तो उसी के कारण तो उनको भारत में पनाह लेना पड़ा था, वो आ गए थे भारत। तो उसके ऊपर एक रिजोल्यूशन उन्होंने करा था। और वही चीज़ अब दोबारा ये बांग्लादेश स्वतंत्र होने के बाद वो रिपीट कर रही है। देखिए, जब स्वतंत्रता मिली थी, पाकिस्तान जब हुआ करता था, बांग्लादेश के भीतर 22%, बांग्लादेश के भीतर मैं बोल रहा हूँ, वेस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है मैं, ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 22% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी। आज वो घट के 10% हो गई है। कहाँ गए हिंदू? और इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले हैं। इसका मतलब सोचिए हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों का क्या हश्र होने वाला है। तो तुलसी गबार्ड जो है, उन्होंने ये रिजोल्यूशन, तो वो एक चील की नज़र रखेगी अभी जब वो बन जाएगी। उसके ऊपर से कई लोग अभी ट्रंप के जो कैबिनेट में आएंगे जो कि बांग्लादेश विरोधी होंगे। तो यूनुस साहब जो है, उनको लग रहा है कि ही इज़ सिटिंग ऑन बेड ऑफ रोजेस, भूल जाए, ही इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन ऑफ थॉर्न्स, ये समझ के रखे वो। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, ये हुआ है कि मोहम्मद यूनुस साहब और 61 और लोगों के खिलाफ अवामी लीग ने जो है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हेग में है, उनके अगेंस्ट केस लगवाई है। केस क्या लगवाई है उन्होंने, कि उन्होंने, वो लोग इन्वॉल्व थे जो कि हिंदू मारे गए हैं बांग्लादेश के भीतर। इन लोगों में से कौन? मोहम्मद यूनुस साहब, 61 लोगों में जो पूरी कैबिनेट है जो कि यूनुस साहब का, वो, और जो स्टूडेंट लीडर्स हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन अलायंस के, सबके नाम पे केसेस लगाई गई हैं। 800 पेज का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट जो है वो लगाई गई है। और उसके अलावा आगे चल के और भी 15,000 पेजेस की डॉक्यूमेंट भेजी जाएगी। ये एक्चुअली में अवामी लीग के जो है फॉर्मर एक मेयर है सिलेट के, अनवरुज्जमा चौधरी, उन्होंने ये बात कही है।
और ये बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि अगस्त 5 तारीख से लेके अगस्त 8 तारीख तक मोहम्मद यूनिस साहब और उनके जो बंदे और ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, उन्होंने मार काट इस तरह से करवाया कि 1000 से ऊपर लोग ऐसे ही मारे गए हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि 1600-1700 लोग मरे हैं। एक्चुअली शेख हसीना जब थी तब पुलिस और फायरिंग में या जो प्रोटेस्ट में करीबन 600-700 लोग मरे गए थे। उसके बाद 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच ये जो एंटी स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन जो अलायंस है, जमात इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये पूरी गैंग जो है, इन्होंने 1000 से ऊपर मौत के जिम्मेदार हैं। तो ये परिस्थिति है अभी। तो जो यूनिस साहब जो सोच रहे हैं कि मैं बच गया, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैंने कहा ना उस दिन इस पिछले वीडियो में कि जो चट्टग्राम में जो इस्कॉन के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं और इस्कॉन को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि ना ये मोहम्मद यूनिस साहब के अगेंस्ट जो केसेस लगे हैं उसको दबाने के लिए इस्कॉन के ऊपर फोर्स किया जा रहा है, और इसीलिए तो उनको टेरर आउटफिट करके वो बोल रहे हैं कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। लेकिन यूनिस साहब तो इन्वॉल्व है, उनको तो पता है, लेकिन क्या करें, वो गद्दी पे बैठना चाहते हैं। तो ये हो रहा है अब देखिए, वो डेढ़ शाना समझ रहे हैं ना अपने आप को। उन्होंने क्या कहा, वो अभी गए हैं वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, तो अदानी ने काट दी थी बिजली, तो अभी अंधेरे में बैठते हैं, इससे भीख मांग रहे हैं, उससे भीख, त्रिपुरा से मांग रहे हैं कि ज़्यादा हमें बिजली दो। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बात अभी क्या की पता है आपको, कि हमें एक साउथ एशियन ग्रिड बनाना चाहिए। इसका मतलब हम शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और अगर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये ग्रिड बना लें तो इससे क्या होगा, हम लोग जो है नेपाल से बिजली खरीदेंगे, और नेपाल के पास 40,000 मेगावाट का बिजली बनाने की क्षमता है, और नेपाल हमें बेचेगा। भाई भारत क्यों तुम्हारे साथ ये ग्रिड में शामिल होगा? तुम तो इंडिया हेट कैंपेन चलाते हो, वहाँ पे एंटी इंडिया टायरेड चलाते हो, हिंदुओं पे अत्याचार करते हो, हिंदुओं को मारते हो, काटते हो, और सोच रहे हो कि भारत तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। कोई नहीं, जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं वही चलेंगे, और जो पुराने एग्रीमेंट्स को ऑनर करने वाली है भारत, उससे आगे अभी और कुछ नहीं। यू शुड नॉट ऑल्सो एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ इट। अब इस बीच क्या हुआ है, वो बाहर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी की है। अमेरिका को रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका का एक चार दे अफेयर है बांग्लादेश के भीतर। तो बांग्लादेश के भीतर उन्होंने क्या किया हुआ है, यूएस एम्बेसी में चार्ज द अफेयर जो है, उन्होंने अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, वो जो है अमेरिका का चार्ज द अफेयर जो है यूएस एम्बेसी में, मेगन बोल्डिन, उनको मिलने गए। उनके साथ और दो जो बीएनपी के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, वो गए मिलने, चाय पे उन्होंने बुलाया है। एक्चुअली में क्या है, मोहम्मद यूनिस साहब, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्या है, वो चाहती है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द हो, और प्रेशर डाल रही है। तो अमेरिका क्या है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं जनवरी 20 तारीख के बाद, तो इस टाइम में क्या है कि ये चाहते हैं कि किसी भी तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहला फुसला के अमेरिका, डोनाल्ड ट्रू तख्ता पलट एक्सपर्ट इसमें शामिल होगा, ज़रूर शामिल होगा। तो इनको लॉलीपॉप वॉलीपॉप दिखा के ये क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं तुम लोग राज़ी हो जाओ, ये मोहम्मद यूनिस बहुत दिन तक रहेंगे, अभी 2-3 साल रहेंगे, तो जब तक रिफॉर्म्स कंप्लीट नहीं होगा तुम लोग डिस्टर्बेंस मत करो। तो ये कहा होगा उनको, ये लॉलीपॉप खा के आ जाएंगे। चाय पे बुलाया है, अमेरिकन ने बुलाया है, बहुत बड़ी बात है। इतने सालों से कोई पूछ नहीं रहा था, अब अचानक से अमेरिका पूछने लगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, तो यही होगा। तो अभी ये गए हैं, अभी आके क्या करेंगे पता नहीं। तो ये हालत है अभी बांग्लादेश के भीतर, कि बांग्लादेश अभी एक इस्लामिक स्टेट की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये तो अभी ऑफिशियल हो गया है कि उनका अटॉर्नी जनरल जब डिमांड कर रहा है कि बांग्लादेश को इस्लामिक का पॉपुलेशन 90% से ऊपर है मुस्लिम पॉपुलेशन, तो इस्लामिक स्टेट घोषित की जाए। तो इस्लामिक स्टेट घोषित की जाए, फिर शारिया लॉ लगा देंगे तो सब कुछ ख़त्म। अभी वही लड़कियां हिजाब पहन के घूमेगी, घर पे बैठेगी। अफ़गानिस्तान
सेकंड अफ़गानिस्तान जो है, मिनी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश बनने वाला है। ये होने वाला है। और अमीर कौन बनेगा? महफूज़ आलम? पता नहीं, वो तो आगे हमें चल के पता चलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक नमस्कार।